नमस्कार। अक्टूबर 2025 और भारतीय शेयर बाजार एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां चुनौतियां हर तरफ से आ रही हैं। शायद 2008 के वित्तीय संकट के बाद इतनी गंभीर स्थिति नहीं देखी हमने। बिल्कुल। वैश्विक स्तर पर जो कुछ चल रहा है इसका सीधा असर हम यहाँ महसूस कर रहे हैं। हाँ, और आज हम इन्हीं वैश्विक पेचों को समझने की कोशिश करेंगे। खास तौर पर यूट्यूब चैनल चार्ट मास्टर बीएन की जो ताज़ा रिसर्च रिपोर्ट आई है उसके नजरिए से। हाँ, वो रिपोर्ट काफी डिटेल्ड है और उन्होंने खास ध्यान रखा है इंट्राडे ट्रेडर्स और निवेशकों का कि इस माहौल में वो क्या करें, कहाँ देखें। सही। तो आज हमारा लक्ष्य यही है, ये जो उलझी हुई वैश्विक कड़ियां हैं, जैसे ट्रेड वॉर का बढ़ना, एफआईआईज का पैसा निकालना, जियोपॉलिटिकल टेंशन, इनको समझना और चार्ट मास्टर बीएन की रिपोर्ट क्या कहती है भारतीय बाजारों पर इनके असर के बारे में, सेक्टर वाइज क्या स्थिति है और हाँ, ट्रेडर्स और निवेशकों के लिए क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है। ठीक है। तो सबसे पहले सबसे बड़े सिरदर्द की बात करते हैं। ये जो ट्रेड वॉर है अमेरिका और चीन के बीच, ये तो फिर से गरमा गया मामला। हाँ, गरमाया नहीं, मतलब विस्फोटक हो गया है। 10 अक्टूबर को ही अमेरिका ने चीनी सामानों पर 100% एडिशनल टैरिफ लगा दिया। 100%? हाँ, 100%, जो 1 नवंबर से लागू होगा। रिपोर्ट इसे 10 में से 10 की गंभीरता दे रही है, मतलब हाईएस्ट अलर्ट। बाप रे, 100%! इसका तो असर तुरंत दिखा होगा ग्लोबल मार्केट्स पर। बिल्कुल बिल्कुल। नैस्डैक लगभग 3.6% नीचे, S&P 500 भी करीब 2.7% गिरा खबर आते ही। और इसकी वजह, मतलब अचानक इतना बड़ा कदम क्यों उठाया अमेरिका ने? वजह है चीन का वो कदम जो उसने रेयर अर्थ मिनरल्स पर उठाया। उनके एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी चीन ने। अच्छा, वो मिनरल्स जो आजकल हर चीज में लगते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी, डिफेंस। एग्जैक्टली। तो अमेरिका का ये 100% टैरिफ उसी का जवाब है। ये सिर्फ टैरिफ वॉर नहीं, ये अब सप्लाई चेन वॉर बन गया एक तरह से। और ये जो रेयर अर्थ वाली बात है, इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? चार्ट मास्टर बीएन की रिपोर्ट क्या कहती है? भारत के लिए ये मतलब काफी चिंता की बात है, क्योंकि हमारी करीब 90% प्रोसेस्ड रेयर अर्थ सप्लाई चीन से आती है। 90%? बाप रे। हाँ, तो सोचिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, डिफेंस इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों का क्या हाल होगा। रुकावटें आएंगी, लागत बढ़ेगी। तो आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, ये सेक्टर सीधे हिट होंगे। बिल्कुल। रिपोर्ट साफ कहती है कि इन सेक्टर्स के स्टॉक्स में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इंट्राडे ट्रेडर्स को यहाँ बहुत सावधान रहना होगा। ठीक है, लेकिन ये तो हुई चीन अमेरिका की बात। भारत पर भी तो अमेरिका ने कुछ टैरिफ लगाए थे ना अगस्त में? हाँ, वो एक अलग मुद्दा है जो साथ में चल रहा है। अगस्त 2025 में अमेरिका ने भारतीय एक्सपोर्ट्स पर 25% टैरिफ लगाया था। हमारा लगभग 90 बिलियन का ट्रेड है अमेरिका से। तो उसका असर भी दिखने लगा होगा। हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक जमीनी हकीकत बदल रही है। टेक्सटाइल हब्स जो हैं जैसे सूरत, तिरुपुर, वहाँ एक्सपोर्ट 70% तक गिर गया है। 70%? हाँ, मुंबई का हीरा बाजार भी ठंडा पड़ा है। रत्न और आभूषण सेक्टर पर भी असर है। और फार्मा सेक्टर का क्या? हम तो जेनेरिक दवाओं के बड़े एक्सपोर्टर हैं अमेरिका को। उन पर भी काफी असर पड़ा है। जेनेरिक दवाओं के एक्सपोर्ट पर चोट पहुंची है और ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनियां, उनकी सप्लाई चेन भी मतलब हिल गई है। तो चार्ट मास्टर बीएन की रिपोर्ट निवेशकों को क्या सलाह दे रही है इस मामले में? रिपोर्ट साफ कह रही है कि जिन कंपनियों का एक्सपोर्ट अमेरिका पर बहुत ज्यादा निर्भर है, उनके आने वाले तिमाही नतीजे दबाव में रह सकते हैं। निवेशकों को ये ध्यान में रखना होगा। और इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए? उनके लिए इन सेक्टर्स में नेगेटिव न्यूज फ्लो पर नजर रखना जरूरी है। ऐसी खबरों पर स्टॉक तेजी से रिएक्ट कर सकते हैं। तो ये ट्रेड वॉर का तनाव तो है ही, इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी चिंता है बाजार में, एफआईआईज का लगातार पैसा निकालना। हाँ, विदेशी संस्थागत निवेशक। रिपोर्ट में जो आंकड़े दिए हैं वो तो मतलब डराने वाले हैं। आंकड़े वाकई चिंताजनक है। देखिए, 2025 में अब तक एफआईआईज ने करीब 1.98 लाख करोड़ की बिकवाली की है। 1.98 लाख करोड़? हाँ, और अगर पिछले 21 महीनों का देखें तो ये आंकड़ा 3.19 लाख करोड़ पहुंच जाता है। सिर्फ सितंबर महीने में ही 27,163 करोड़ रुपए निकाले गए। बाप रे, इतना पैसा बाहर क्यों जा रहा है? क्या सिर्फ वैल्यूएशन का मसला है कि भारतीय बाजार महंगे हो गए हैं, या कुछ और भी है? वैल्यूएशन एक वजह जरूर है। भारतीय बाजार दूसरे ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं, ये बात सही है। लेकिन रिपोर्ट एक और गहरे कारण की तरफ इशारा करती है, वो है अमेरिकी बॉन्ड यील्ड्स का आकर्षण। अच्छा, मतलब अमेरिका में जो सरकारी बॉन्ड्स पर रिटर्न मिल रहा है। हाँ,
जब अमेरिका जैसी सुरक्षित मानी जाने वाली अर्थव्यवस्था में आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा हो, तो निवेशक उभरते बाजारों, जहां रिस्क ज्यादा है, वहां से पैसा निकालकर अमेरिका में लगा रहे हैं। और रुपए की कमजोरी, वो भी तो एक फैक्टर होगा। रुपया 88 के पार चला गया डॉलर के मुकाबले। बिल्कुल, रुपया कमजोर होता है तो FIIs का डॉलर में रिटर्न घट जाता है, तो वो भी एक बड़ा कारण है पैसा निकालने का। जनवरी 2025 का डेटा भी शायद यही कहानी कहता है। हाँ, जनवरी में भी भारत और कई दूसरे एशियाई देशों से पैसा निकला था, जबकि जापान और ब्राजील जैसे देशों में पैसा गया था। तो चार्ट मास्टर BN रिपोर्ट ट्रेडर्स को क्या कह रही है इस FII फ्लो के बारे में? रिपोर्ट साफ कहती है कि FII फ्लो पर बारीकी से नजर रखें। ये बाजार के सेंटिमेंट का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। जब तक FIIs बेच रहे हैं, बाजार पर दबाव बना रहेगा। और ये FII निकासी सबसे ज्यादा किन सेक्टर्स को प्रभावित कर सकती है? बैंकिंग का नाम आ रहा था शायद। हाँ, रिपोर्ट बैंकिंग सेक्टर को लेकर खास तौर पर सतर्क करती है, क्योंकि FIIs की बड़ी होल्डिंग होती है बैंकिंग स्टॉक्स में, तो जब वो बेचते हैं तो सीधा असर इन स्टॉक्स पर पड़ता है। साथ ही वैश्विक लिक्विडिटी, मतलब दुनिया भर में पैसों की उपलब्धता, उसकी चिंताएं भी बैंकिंग के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, अब इस पूरी ग्लोबल उठापटक में सेंट्रल बैंकों के कदम भी बहुत मायने रखते हैं। और यहाँ एक दिलचस्प चीज हो रही है। अमेरिका का फेडरल रिजर्व तो ब्याज दरें घटा रहा है, लेकिन हमारा RBI वो अपनी जगह पर ठहरा हुआ है। हाँ, ये एक विरोधाभास जैसा लगता है। फेड ने सितंबर में रेट कट किया, 0.25% घटाकर 4.25% की रेंज में ले आए, शायद मंदी की आहट देखकर। और RBI उसने अक्टूबर में रेपो रेट 5.5% पर ही रखा। बिल्कुल, RBI ने न्यूट्रल स्टांस बनाए रखा, शायद महंगाई की चिंता अब भी ज्यादा है यहाँ। तो एक तरफ से सस्ता पैसा आ रहा है अमेरिका से, दूसरी तरफ भारत में RBI रुका हुआ है। इसका क्या मतलब है भारत के लिए? चार्ट मास्टर BN रिपोर्ट क्या विश्लेषण करती है इसका? इसके ये दोनों पहलू हैं। पॉजिटिव ये हो सकता है कि अमेरिका में ब्याज दरें घटने से डॉलर शायद थोड़ा कमजोर हो। अच्छा। हाँ, और FIs का पैसा शायद वापस भारत जैसे उभरते बाजारों की तरफ लौटे। ग्लोबल लिक्विडिटी बढ़े तो उसका फायदा भी मिल सकता है। लेकिन चुनौतियां भी होंगी, सिक्के का दूसरा पहलू। बिल्कुल, सबसे बड़ी चुनौती ये है कि फेड के रेट कट के बावजूद डॉलर अभी भी मजबूत बना हुआ है। हाँ, ये बात तो है। इसका मतलब है कि निवेशक अभी भी अमेरिकी इकोनॉमी को ही सबसे सेफ मान रहे हैं। अगर ऐसा रहा तो FIs का पैसा अमेरिका में ही रह सकता है और हमारे यहाँ बिकवाली जारी रह सकती है। तो ट्रेडर्स को डॉलर इंडेक्स और अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड्स पर कड़ी नजर रखनी होगी। बिल्कुल, ये दोनों अभी बहुत अहम इंडिकेटर्स हैं। और आगे के लिए क्या सेंट्रल बैंक्स इसी तरह अलग-अलग दिशा में चलते रहेंगे? रिपोर्ट कुछ अनुमान लगाती हैं। रिपोर्ट 2024 और 2026 के बीच का एक अनुमान देती है। उम्मीद है कि अमेरिका, यूरोप, UK ये सब धीरे धीरे दरें और घटाएंगे, जबकि जापान शायद दरें बढ़ाना शुरू करे। तो ये अलग अलग चालें चलती रहेंगी कुछ समय, लेकिन शायद 2026 तक सभी बड़े सेंट्रल बैंक वापस रेट कट की साइकिल में आ जाए। पर तब तक ये उतार चढ़ाव बाजार में वॉलेटिलिटी बनाए रखेगा। ठीक है। अब एक और चिंता जो इस लिस्ट में जुड़ गई है वो है जियोपॉलिटिकल टेंशन और बढ़ती तेल की कीमतें। इजराइल ईरान संघर्ष की वजह से ब्रेंट क्रूड $78.50 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया है। हाँ, और भारत जैसे देश के लिए जो अपनी जरूरत का लगभग 80% कच्चा तेल आयात करता है, ये सीधी मार है। कैसे? मतलब क्या-क्या असर होंगे? सबसे पहला, हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा। इससे रुपए पर और दबाव बनेगा। दूसरा, महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, चीजें बनाने की लागत बढ़ेगी। बिल्कुल। और तीसरा, कुछ सेक्टर्स पर सीधा असर पड़ेगा, जैसे कि एविएशन। हाँ, सबसे पहले एविएशन सेक्टर। एयरलाइंस की ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ेगी, उनके मुनाफे पर असर आएगा, शेयरों में गिरावट दिखेगी। इसके अलावा पेंट कंपनियां, लॉजिस्टिक्स, केमिकल, जहां भी कच्चा तेल इनपुट है, वहां दबाव बढ़ेगा। ये तेल की कीमतों में उछाल तो खैर पहले भी देखा है हमने। हाँ, रिपोर्ट याद दिलाती है कि पिछले कुछ सालों में यूक्रेन युद्ध हो, OPEC प्लस देशों का प्रोडक्शन कट हो या इजराइल हमास संघर्ष, इन सब ने तेल की कीमतों को ऊपर ही रखा है। तो निवेशकों को तेल पर निर्भर कंपनियों में सावधानी बरतने की जरूरत है। ठीक है, तो हमने बात की ट्रेड वॉर की, FII निकासी की, सेंट्रल बैंक पॉलिसीज की और अब तेल की कीमतों की। इन सब वैश्विक चुनौतियों को एक साथ देखें तो चार्ट मास्टर BN की रिपोर्ट भारतीय बाजार के अलग-अलग सेक्टर्स के बारे में क्या कह रही है? कहाँ रिस्क ज्यादा है, कहाँ कम? हाँ, रिपोर्ट ने सेक्टर्स का एक रिस्क असेसमेंट किया है 1 से 10 के स्केल पे। सबसे ज्यादा रिस्क मतलब 8 से 10 की रेटिंग वाले सेक्टर्स हैं
पहला आईटी सेक्टर, वजह वही सप्लाई चेन वाली दिक्कतें, रेयर अर्थ वाली और अमेरिका में H-1B वीजा फीस बढ़ने की जो बात चल रही है। और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर, रेयर अर्थ की कमी और लागत बढ़ना यहाँ भी बड़ा मुद्दा है। तीसरा फार्मा सेक्टर। फार्मा क्यों? क्योंकि हम दवा बनाने के लिए जो कच्चा माल API है उसके लिए 70% तक चीन पर निर्भर है और ऊपर से अमेरिकी टैरिफ का डर अलग। अच्छा। फिर आता है बैंकिंग सेक्टर, FIIs की बिकवाली का दबाव और ग्लोबल लिक्विडिटी की चिंताएं। और आखिर में मेटल और माइनिंग, ग्लोबल मंदी का डर इनकी एक्सपोर्ट डिमांड कम कर सकता है। बाप रे, ये तो टॉप रिस्क वाले सेक्टर्स की काफी लंबी लिस्ट हो गई। क्या कोई ऐसे सेक्टर भी हैं जहां रिपोर्ट के हिसाब से जोखिम कम है? हाँ, कुछ है। रिपोर्ट कहती है कि कम जोखिम गंभीरता 3 से 5 वाले सेक्टर्स हैं। पहला FMCG। अच्छा, कंज्यूमर गुड्स वाले। हाँ, क्योंकि इनकी बिक्री ज्यादातर घरेलू बाजार पर निर्भर करती है और वो अभी भी ठीक ठाक चल रहा है। एक्सपोर्ट का रिस्क यहाँ कम है। और दूसरा रियल एस्टेट। ये भी ज्यादातर डोमेस्टिक फोकस वाला सेक्टर है और अगर ब्याज दरें यहाँ से ज्यादा नहीं बढ़ती तो इससे सपोर्ट मिल सकता है। तो ये जो सेक्टर वाइज एनालिसिस है, ये ट्रेडर्स और निवेशकों के लिए काफी काम का हो सकता है पोर्टफोलियो एडजस्ट करने में। बिल्कुल, जहां रिस्क ज्यादा है वहां शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को शायद वॉलेटिलिटी में मौके मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म निवेशकों को शायद इन सेक्टर्स में थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अच्छा, अब रिपोर्ट निकट भविष्य मतलब अगले 6-9 महीने Q3, Q4, FY26 और लंबी अवधि FY27 और उसके बाद के लिए क्या आउटलुक दे रही है? क्या ये मुश्किल दौर लंबा चलेगा? देखिए, निकट भविष्य तो चुनौतीपूर्ण ही लग रहा है। रिपोर्ट का अनुमान है कि ट्रेड वॉर शायद और बढ़े, जिससे बाजार में अस्थिरता बनी रहेगी। FIIs की बिकवाली भी तब तक जारी रह सकती है जब तक भारतीय बाजार के वैल्यूएशन थोड़े और आकर्षक नहीं हो जाते। और जो कंपनियां एक्सपोर्ट पर निर्भर हैं उनकी कमाई पर दबाव दिखना लाजमी है। तो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव वाला समय हो सकता है। हाँ, बिल्कुल, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रह सकती है। रिपोर्ट खास तौर पर कहती है कि ऐसे माहौल में रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस का सख्ती से पालन करना बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन क्या लंबी अवधि में मतलब FY27 और उसके बाद कुछ उम्मीद की किरण दिखती है? हाँ, लंबी अवधि के लिए रिपोर्ट थोड़ी ज्यादा पॉजिटिव है। उसकी कुछ वजह हैं। क्या वजह है? पहला, भारत अब एक्सपोर्ट के लिए सिर्फ अमेरिका या चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहता। नए बाजार ढूंढे जा रहे हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन के साथ जो ट्रेड अग्रीमेंट 1 अक्टूबर से लागू हुआ है, वो एक बड़ा कदम है। अच्छा। और दूसरा, देश के अंदर की खपत, जिसे डोमेस्टिक कंजम्पशन कहते हैं, वो मजबूत बनी हुई है। खासकर ग्रामीण इलाकों में मांग सुधर रही है। हाँ, ये तो अच्छी बात है। और तीसरा, सरकार का फोकस मैन्युफैक्चरिंग पर है। PLI स्कीम्स, मेक इन इंडिया, इन सब का फायदा लंबे अवधि में दिखना चाहिए। तो ये फैक्टर्स हैं जो लॉन्ग टर्म में भारतीय अर्थव्यवस्था को सहारा दे सकते हैं इन वैश्विक तूफानों के बावजूद। हाँ, रिपोर्ट का यही मानना है। तो फिर इस मुश्किल माहौल में चार्ट मास्टर BM की रिपोर्ट निवेशकों और ट्रेडर्स को क्या करने की सलाह दे रही है? क्या चुपचाप बैठ जाना चाहिए? नहीं, बैठने की सलाह नहीं है, बल्कि रिपोर्ट अलग अलग रिस्क प्रोफाइल वाले लोगों के लिए अलग अलग रणनीति सुझा रही है। जैसे जो कंजर्वेटिव निवेशक हैं, जो ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते, उनके लिए सलाह है कि वो घरेलू खपत वाले सेक्टर्स पर फोकस करें, जैसे FMCG या अच्छे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। और जिन कंपनियों का बिजनेस एक्सपोर्ट पर बहुत ज्यादा निर्भर है, उनसे फिलहाल या तो बचें या बहुत कम निवेश करें। और कैश रखने की भी सलाह है? हाँ, ये बहुत जरूरी है। हाथ में कैश रखें ताकि अगर बाजार और गिरता है तो अच्छी क्वालिटी के शेयर सस्ते दाम पर खरीदने का मौका मिले। ठीक है। और जो अग्रेसिव निवेशक हैं, जो थोड़ा जोखिम ले सकते हैं, उनके लिए क्या सुझाव हैं? उनके लिए रिपोर्ट कहती है कि ये जो गिरावट आ रही है या आ सकती है, ये अच्छी क्वालिटी की IT और फार्मा कंपनियों के शेयर जो अभी पिटे हुए हैं, उन्हें धीरे धीरे खरीदने का मौका हो सकती है। मतलब एक साथ नहीं, धीरे धीरे। हाँ, एक्यूमुलेट करें। लॉन्ग टर्म के लिए हर गिरावट पर थोड़ा थोड़ा खरीदे। और एक और चीज, करेंसी हेजिंग। अच्छा, रुपए की गिरावट से बचने के लिए। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर वाले पोर्टफोलियो के लिए करेंसी हेज्ड स्ट्रैटेजीज पर विचार कर सकते हैं। और इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए सबसे बड़ी सलाह? इनके लिए सबसे बड़ी सलाह है रिस्क मैनेजमेंट। आंख बंद करके कूदना इस माहौल में बहुत खतरनाक हो सकता है। चार्ट्स, टेक्निकल लेवल्स और खबरों पर पैनी नजर रखनी होगी। अनुशासन सबसे जरूरी है। तो चलिए आज की चर्चा को समेटते हैं। अक्टूबर 2025 में भारतीय बाजार
कई वैश्विक तूफानों का एक साथ सामना कर रहा है। ट्रेड वॉर, एफआईआई की रिकॉर्ड बिकवाली, जियोपॉलिटिकल टेंशन, बढ़ता तेल और सेंट्रल बैंकों की अलग-अलग चालें। नजदीकी भविष्य मुश्किल लग रहा है। बिल्कुल। चार्ट मास्टर बीएन की रिपोर्ट भी यही निष्कर्ष निकालती है कि 2008 के बाद ये शायद सबसे चुनौतीपूर्ण दौर है भारतीय बाजार के लिए। लेकिन जैसा मैंने कहा, रिपोर्ट पूरी तरह निराश नहीं है। हाँ, आपने वो सजग आशावाद वाली बात कही थी, उसका क्या मतलब है? ठीक-ठीक। देखिए, मतलब यह है कि चुनौतियां बहुत गंभीर हैं, इसमें कोई शक नहीं। उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन साथ ही भारत की अपनी आंतरिक ताकतें भी हैं। जैसे हमारी मजबूत घरेलू मांग जो अर्थव्यवस्था को एक सहारा देती है, हमारा 700 बिलियन से ज्यादा का फॉरेक्स रिजर्व जो हमें बाहरी झटकों से कुछ हद तक बचाता है, और सरकार और आरबीआई की पॉलिसी के जरिए जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप करने की क्षमता। तो ये सब मिलकर हमें मध्यम से लंबी अवधि में इन मुश्किलों से उभरने में मदद कर सकते हैं। इसीलिए सावधानी तो बरतनी है, पर घबराना नहीं है। एक बैलेंस्ड व्यू रखना है। और इसी बैलेंस्ड व्यू के लिए चार्ट मास्टर बीएन की रिपोर्ट की तारीफ करनी होगी। बिल्कुल। तो आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं रोकते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वो सोच सकते हैं। चार्ट मास्टर बीएन की रिपोर्ट भारत की घरेलू मांग के लचीलेपन पर भरोसा तो जताती है, लेकिन क्या ये मजबूती वाकई इन जबरदस्त वैश्विक दबावों का सामना कर पाएगी? या फिर ट्रेडर्स और निवेशकों को एफआईआई के सेंटिमेंट में बदलाव का पहला संकेत पकड़ने के लिए किन खास इंडिकेटर्स या लेवल्स पर अब सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? ये कुछ अहम सवाल हैं। धन्यवाद।